नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करके हम सीडीपी बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे पर आ चुका है प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खाली स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर, सिस्टर्स एंड टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का जो परिणाम होता है वह हमारा डिसलेक्सिया होता है। कौन सा होता है? डिसलेक्सिया जो होता है वह मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। जिन बालकों की बुद्धिलब्ध खाली स्थान साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि बालकों की बुद्धिलब्धि जिनकी साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता कहा जा रहा है। मानसिक न्यूनता अर्थात 70 से कम, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है साधारणतः सामान्यतः उन्हें मानसिक न्यूनता से ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, खाली स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों में या इनमें से कोई नहीं। तो सटीक आंसर हमारा क्या हो जाता है? प्रतिभाशाली। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। इसके बाद आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपकी स्क्रीन पर कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष ढंग यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं। तो तनाव को कम करने का जो अप्रत्यक्ष ढंग होता है वह होता है रक्षात्मक यांत्रिकता। लेकिन प्रत्यक्ष ढंग क्या होता है? तनाव को कम करना है तो समस्या समाधान विधि ढूंढिए, व्यक्तिगत विधि, ये दोनों तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष ढंग हो जाते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष ढंग हमारा क्या होता है? रक्षात्मक यांत्रिकता की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, नकारात्मक प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। सीखने के लिए प्रेरणा का भाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वास्थ्य परिवेश या विद्यालय में पश्चातापूर्ण वातावरण का सामना करना। आपके अकॉर्डिंग क्या सही? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक एक प्रश्न का एक एक जवाब, एक एक उत्तर इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो। इनमें से हमें देखा जा रहा है कि सामाजिक रूप से जो वंचित की समस्या है वह क्या होती? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव पाया जाता है, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलते हैं, विद्यालय में पश्चातापूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है। लेकिन सामाजिक रूप से जो वंचित समस्या नहीं है, रहने के लिए स्वास्थ्य परिवेश, ये कोई समस्या नहीं है। बाकी सारी समस्याएं। इसलिए कार्डियो क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कौन सा समस्या नहीं है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करके बताइएगा। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी के यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वह हमारे कौन से चर कहलाते हैं? वह आश्रित चर होता है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होते हैं? आश्रित चर कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, योगात्मक, निर्माणात्मक या सीसीई की बात करेंगे। इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? यानी मूल्यांकन का प्रकार योगात्मक होता है, निर्माणात्मक होता है, सीसीई होता है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो मानक होता है ये आपको मूल्यांकन प्रकार नहीं कहलाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। किसी भी प्रश्न में अगर आप लोगों का डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट करके फीडबैक करके हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न एनसीएफ से संबंधित है। बाल विकास सीडीपी की बात करें, एनसीएफ से प्रश्न आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो एनसीएफ 2005 बल देता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल पर, उपरोक्त सभी पर। देखिए, एनसीएफ जो 2005 होता है यह करके सीखने पर बल देता है। और कई बार ये पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको समझ लेना। आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है?
शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव की बात करेंगे। तो इनमें से मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। देखिए जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन होता है, अधिगम अनुभव होते हैं, ये तीनों मूल्यांकन के त्रिकोण भाग होते हैं। लेकिन जो शिक्षण अनुभव होता है ना, ये मूल्यांकन के त्रिकोण भाग नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो सभी लोग जानते हैं जब भी कोहलबर्ग की बात की जाती है, कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक की बात की जाती है, एक ही नाम इनका नैतिकता से जुड़ा हुआ है। नैतिक शब्द कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी ऑप्शन में अगर कोहलबर्ग का जिक्र हुआ तो समझ जाइए वही ऑप्शन सटीक और राइट आंसर हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको समझते जाना है, फीडबैक करते जाना है, तैयारी जारी रखना है, क्योंकि सिलेक्शन इस बार 101% एग्जाम को आपको फतेह करना है। दोस्तों लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है, मानसिक या प्रारूपों का इसमिमाज का समायोजन होता है, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन होता है या संतुलन होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लेव वाइगोस्की का जब भी जिक्र होता है, जैसे आपका नैतिकता का संबंध आपके कोहलबर्ग से है, उसी प्रकार लेव वाइगोस्की का संबंध सामाजिक से है। कोहलबर्ग की बात करते हैं मनोवैज्ञानिक नैतिकता शब्द से जुड़ा हुआ है, और जब लेव वाइगोस्की की बात करते हैं तो सामाजिक शब्द से जुड़ा हुआ है। ये भी आपको समझ लेना है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल जो कारण होता है वह सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न साथियों, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में होता है? 7 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में होता है? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट, फीडबैक आपकी तैयारी को मजबूत करता है, आपके प्रिपरेशन को गुड, बेटर, बेस्ट करता है। आपकी तैयारी कितनी हुई है इसकी जांच और परख में बेस्ट आपको मॉक टेस्ट मिलता है। तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में हो जाता है? तो दोस्तों लगभग आपके 11 वर्ष की आयु में। जी हाँ, 11 वर्ष की आयु में बच्चे में जो है तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। कहें तो जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था में या चतुर्थ अवस्था कह सकते हैं। जीन पियाजे जी की चतुर्थ अवस्था जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक है, तो इसमें जो है 11 वर्ष से क्योंकि स्टार्टिंग है, तो 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, शारीरिक शक्ति का जो है विकास 11 वर्ष की आयु तक बच्चे में हो जाता है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक करिएगा। साथियों शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या उपरोक्त सभी। देखिए शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि दो ऐसे टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और दोनों को समझना बहुत ही, अंतर थोड़ा सा है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि एक समय निश्चित और इसकी समय सीमा होती है, लेकिन विकास की कोई समय सीमा नहीं होती। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र हमारा हो जाएगा स्नायुमंडल भी कहलाएगा, मांसपेशियों में वृद्धि भी कहलाएगी, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हमारे आ जाते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन का आपको चयन कर लेना है। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? सभी को पता है स्टेटमेंट जो है और जो जिसे हम कथन कहते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन आता ज़रूर है। और कथन तभी बनेगा जब आप पढ़ेंगे, 1 2 बार 3 बार जब आप रिपीट करेंगे तब आपके माइंड की मेमोरी में सारे चीज़ें जो है सारे क्वेश्चन के राइट आंसर सेव हो जाएंगे। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रास ने कहा था, क्योंकि वातावरण इनको रास नहीं आता है, या वातावरण इनको रास आ जाता है। जो वातावरण का बाहर है या बाहरी वातावरण इनको रास आता है। कुछ ऐसी ट्रिक याद रखिए जो एग्जाम में आपको सटीक आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लग जाए। साथियों अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत कहा जाता है, समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं अधिगम अंतरण का थांडाइक का सिद्धांत जो कहलाता है वह अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहलाता है। थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, सभी लोगों को पता होगा। और ये सारे मनोवैज्ञानिक हैं, टॉप क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। ऑलरेडी इनसे संबंधित हम जो है क्वेश्चंस क्लासेस कर चुके हैं। चैनल को विजिट कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, इस बार CTET एग्जाम को 101% फतेह कीजिए। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? क्या वह निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन है, शारीरिक दंड है,
व्यक्ति सापेक्ष अधिगम है या प्रतियोगितात्मक कक्षा की बात करते हैं। देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, कक्षा में प्रवेश करेंगे, तो वह कौन सा वातावरण या कौन सा उदाहरण होगा जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा होगी, और वह कहलाता है व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, खाली स्थान किसकी अवस्था तक बालक की दृष्टि श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है? 3 तथा 4 वर्ष, 6 तथा 7 वर्ष, 8 तथा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? कभी कभी दृष्टि पूछा जाएगा, श्रवण इंद्रियां माने सुनने की बात हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें। ऐसा एज बताइए या ऐसी अवस्था बताना है जिसमें बालक बालिका की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती, पूर्णतः विकसित हो जाती है। और वह लगभग दोस्तों 8 से 9 वर्ष के बच्चे में देखने और सुनने की पूर्णतः जो शक्ति होती है वह विकसित हो जाती है 8 से 9 वर्ष की उम्र। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। शैशवावस्था सभी लोग जानते हैं, 0 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था। बाल्यावस्था जिसमें से पूर्व बाल्यावस्था आपकी होती है 6 से लेकर 9 वर्ष तक होती है, और 9 से लेकर आपके 12 तक, ये हमारी उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों में जो है घूमने की प्रवृत्ति और खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो वह होगी उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक होता है? देखिए, जो जन्मजात नहीं होता है, भूख, प्यास, रुचि, विश्राम, ये तो अर्जित प्रेरक होते हैं। लेकिन जो पुरस्कार भी आप जब कुछ अर्जित करते हैं, पुरस्कार भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे CBSE ने रुचि को सही माना है। रुचि क्या है? एक अर्जित प्रेरक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे CBSE ने माना है। और आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जी हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है? ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, शैक्षिक केंद्र में विषय केंद्र होने पर, या विद्यार्थी केंद्रित में अध्यापक केंद्रित की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते समझते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं आप लोग, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जिसकी बात की गई है कि इसमें ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के सुव्यवस्थित जो पाठ्यक्रम हैं उनको निर्धारित किया जाए। तो ऑप्शन को देखते हुए पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप आवर फैमिली को ज्वाइन कीजिए, फ्री में नोट्स और PDF फाइल प्राप्त कीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा या सर्च कर सकते हैं जयसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, चिंतन मानसिक क्रिया किसका पहलू होता है? ज्ञानात्मक का, भावात्मक का, क्रियात्मक का, या इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन मानसिक क्रिया का जो पहलू होता है वह ज्ञानात्मक पहलू होता है। चिंतन क्या होगा? आपका ज्ञानात्मक पहलू हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, पारस्परिक या पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान सीखा जाता है, वातावरण सीखा जाता है, या मनोदैहिक सीखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, संकेत अधिगम के अंतर्गत जो सीखा जाता है वह हमारा पारस्परिक अनुकूलन कहला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक एक प्रश्न को समझते जाइएगा, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में पाए जाते हैं, गतिवाही योग्यता में, या उपरोक्त सभी में। देखिए, हमारे और आप जहां हम रह रहे हैं आसपास, आस पड़ोस समाज में, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो व्यक्तिगत जो भेद होता है, कुछ बुद्धि स्तर में होते हैं, कुछ अभिवृत्तियों में भी होते हैं, कुछ गतिवाही योग्यता में होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि सभी एक ही स्तर में नहीं होते हैं, एक स्तर में भेद नहीं होता, सभी के अलग अलग हैं। कोई बुद्धि में, कोई अभिवृत्ति में, कोई गतिवाही में, कोई लंबाई चौड़ाई, ठीक है, कई सारे आपके व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टेड है, समझ लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, तो अच्छे तरीके से समझना है। चिंतन प्रारंभिक होने के लिए क्या आवश्यक होता है?
चिंतन प्रारंभ होने के लिए, अगर आपको चिंतन को प्रारंभ करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा? पूर्व अनुभव होगा, भाषा होना चाहिए, तर्क होना चाहिए या समस्या होनी चाहिए। देखिए चिंतन कहाँ होता है, आप स्वयं सोचिए। आप चिंतन कब करते हैं, आप सोचते कब हैं? जब आपकी समस्याएं आती हैं। जब आपके पास समस्या होंगी तो उस समस्या पर चिंतन करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इतना पढ़ूंगे तो इतना स्कोर आ जाएगा, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा चिंतन की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, समस्याएं आती जाती हैं। ठीक है, तो चिंतन प्रारंभ होने का आवश्यक है समस्या, अगर समस्या है तो चिंतन अवश्य आएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया है, प्रोफेसर बीने ने, रीड ने, कैटेल ने या टर्मन ने किया? तो ये तो सिंपल से कह सकते हैं, सभी लोग जानते समझते हैं। जब भी बुद्धिलब्धि संप्रत्यय के विकसित की बात की जाती है एक ही नाम आता है, टर्मन। जी हाँ दोस्तों, टर्मन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, विशिष्ट दृष्टिकोण या स्वस्थ वातावरण कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए बाह्य अभ्यास की बात करें तो बाह्य अभ्यास के अकॉर्डिंग देखा जाए, बाह्य अभ्यास के आधार पर जो व्यक्तित्व का अगर वर्णन की बात करेंगे तो फिर वो हो जाएगा सतही दृष्टिकोण कहला जाए। क्या होगा? सतही दृष्टिकोण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? समान बुद्धि का भाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण? देखिए पिछड़ेपन का जो कारण होता है, जो समान बुद्धि का अगर अभाव है तो उससे बच्चा पिछड़ेगा, शारीरिक दोष है उससे बच्चा पिछड़ेगा, विशिष्ट पिछड़ापन भी हो सकता है, लेकिन स्वस्थ वातावरण, अगर स्वस्थ वातावरण है तो पिछड़ेपन का कारण स्वस्थ वातावरण नहीं होगा, क्योंकि स्वस्थ वातावरण एक पॉजिटिव ऑप्शन है और हमारा क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ों को समझ लेना है। अगला, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? मन ने, सैडल ने, हिप्पोक्रेट्स ने, कैटेल ने किया? जी हाँ, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए इस प्रैक्टिस सेट में दो प्रश्न और बचे हुए हैं, समझ लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने किया था? चार बेहतरीन लाजवाब आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत की बात की जाती है तो अब हमारा एक ही नाम आता है और वह हमारे मनोवैज्ञानिक कौन है? और कोई नहीं, आपके स्पीयरमैन है। जी हाँ, स्पीयरमैन ने सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जब भी विशिष्ट कारक की बात की जाएगी स्पीयरमैन का नाम अवश्य आएगा, स्पीयरमैन का नाम मनोवैज्ञानिक का जिक्र अवश्य किया जाएगा। अगला है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंध, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता होती है? जी हाँ दोस्तों, सभी लोग समझ लीजिएगा प्रश्न को। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता? ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है और राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि टॉप 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा है, आपका ये तैयारी कितनी है। डेली हमारी 7:30 में हमारी डेली क्लास होती है और मॉर्निंग में हमारे 11:30 में हमारी जो है क्लास होती है। अभी 2 क्लास आपके चालू हैं, तो डेली आइए, विजिट कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जल्द ही मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।